राधा की आंखों में आंसू है। वो अपनी दोनों बहुओं के सामने खड़ी है। उसके हाथ में पुराने कागज हैं। मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त माँ जी? घर में सभी को पहनने की आजादी होगी, लेकिन बाहर परंपरा का सम्मान करना होगा। सुबह का समय है। घर के मुख्य हॉल में राधा आईने के सामने खड़ी होकर अपनी स्टाइलिश जीन्स और टॉप को ठीक कर रही है। वो बहुत खुश दिख रही है। अरे वाह, आज तो मैं बिल्कुल जवान लग रही हूँ। किटी पार्टी में सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसी समय रसोई से प्रिया झांकती है। वो भारी घाघरा पहने हुए है और राधा के आधुनिक कपड़े देखकर हैरान हो जाती है। अरे माँ जी, आप तो कमाल लग रही हैं। क्या मैं भी कभी जीन्स पहन सकती हूँ? राधा का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो गुस्से से प्रिया की तरफ घूरती है। हद हो गई, बहू होकर जीन्स पहनने का सपना देख रही हो? तुम्हारी औकात घाघरे में ही है। सुनीता भी रसोई से निकल कर आती है। वो भी भारी घाघरा पहने हुए है। अरे माँ जी, हम भी तो इंसान हैं। आप जीन्स पहन सकती हैं, तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? चुप करो, मैं सास हूँ, तुम बहुएं हो। घर की इज्जत घाघरे में ही है। इसी बीच रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आते हैं। अरे राधा, क्या हो रहा है? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, बस बहुओं को समझा रही थी। मैं लेट हो रही हूँ। राधा अपना हैंडबैग उठाकर जल्दी से घर से निकल जाती है। दोपहर का समय है। प्रिया मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही है। गलती से वो राधा की अलमारी खोल देती है। अरे वाह, ये तो बहुत आरामदायक लगती है। लगता है मैं भी मॉडर्न हो गई हूँ। प्रिया राधा की जीन्स पहनकर मार्केट चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात सुमित्रा आंटी से हो जाती है। अरे बेटी प्रिया, तुम जीन्स में? राधा जी ने इजाजत दे दी क्या? अरे नहीं आंटी जी, प्लीज माँ को मत बताइएगा, बस आज ही पहनी है। सुमित्रा मुस्कुराकर चली जाती है। प्रिया खरीदारी कर कर घर लौटती है, लेकिन राधा पहले से ही वापस आ चुकी है। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ? मेरी जीन्स पहनकर बाहर गई थी। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, बहुत जल्दी में थी। और बस भी करो, अब बहुत हो गया। तुमने मेरी नाक कटवा दी है। सुनीता भी आ जाती है और प्रिया का साथ देती है। माँ जी, इतनी छोटी बात के लिए इतना गुस्सा? आप रोज जीन्स पहनती हैं, तो हमारे साथ ही अन्याय क्यों? तौबा तौबा, मर गए हम तो। तुम लोगों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शाम को रमेश ऑफिस से घर लौटते हैं और देखते हैं कि घर में बहुत हंगामा हो रहा है। राधा, अब क्या मामला है? इतना क्यों चिल्ला रही हो? बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपको क्या पता मेरी मुसीबत? मैं अकेली इन सबको संभालती हूँ और ये लोग मेरी इज्जत उतारते हैं। कुछ समय बाद गीता, राधा की माँ, मायके से मिलने आती है और घर का तनावपूर्ण माहौल देखकर समझ जाती है। क्या हुआ बेटी राधा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? माँ जी, इन बहुओं ने मेरी इज्जत कटवा दी है। गीता को पूरी बात समझाई जाती है। फिर सोच में पड़ जाती है। बेटी, लेकिन तुम तो खुद जीन्स पहनती हो, फिर बहुओं के लिए अलग नियम क्यों? माँ जी, आप नहीं समझेंगी। मैं सास हूँ, वो बहुएं हैं, फर्क तो है। राधा, ये क्या तरीका है? तुम बहुओं पर अत्याचार कर रही हो। अरे बाप रे, आप भी मेरे खिलाफ हो गए। कोई मेरी बात नहीं सुनता। रात का समय है। राधा अपने कमरे में बैठकर रो रही है। दोनों बहुएं उसे मनाने के लिए जाती हैं। मुझे लगता है हमने माँ जी को बहुत दुखी कर दिया, लेकिन हमारी मांग भी तो सही थी। हम भी तो इंसान हैं। दोनों बहुएं राधा के कमरे में जाती हैं
राधा अपनी अलमारी में कुछ पुराने कागज देख रही है। माँ जी, आप रो रही हैं। हमसे कोई गलती हो तो माफ कर दीजिए। राधा उन कागजों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन सुनीता की नजर उन पर पड़ जाती है। माँ जी, ये क्या है? कुछ नियमों की लिस्ट लग रही है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सच्चाई छुपा नहीं पाती। ये मेरी सास के बनाए नियम है। 25 साल तक मैंने इन्हीं नियमों से जिंदगी काटी है। दोनों बहुएं हैरान होकर उन कागजों को देखती है। अरे, इतने सख्त नियम, आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी? मेरी सास कहती थी, बहू का मतलब गुलाम। जब वो मर गई तब जाकर मैंने जीन्स पहनी, लेकिन मैं भी वही गलती कर रही हूँ जो उन्होंने की थी। दोनों बहुएं राधा की पीड़ा समझकर उसे गले लगा लेती हैं। माँ जी, आपको अपनी सास से मिली यातनाओं का बदला हमसे नहीं लेना चाहिए था। लेकिन माँ जी, हम भी आपकी बेटियों की तरह है, हमारा भी हक है। राधा अपनी गलती मानकर रोती है। मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त माँ जी? घर में सभी को पहनने की आजादी होगी, लेकिन बाहर परंपरा का सम्मान करना होगा। दोनों बहुएं खुशी से राधा की बात मान लेती हैं। अगले दिन सुबह का समय, राधा और दोनों बहुएं मिलकर योग कर रही हैं। सभी आरामदायक कपड़े पहने हुए हैं। अब तो मजा आ गया। सबके साथ योग करना कितना अच्छा लगता है। माँ जी, अब हम सभी बराबर हैं, घर में शांति है। उसी समय रमेश और गीता माँ जी भी आ जाते हैं। वाह, अब तो घर में स्वर्ग जैसा माहौल है। राधा, तुमने बहुत अच्छा किया। बेटी राधा, यही तो चाहिए था, घर में प्रेम और एकता। सुमित्रा आंटी भी आ जाती है और ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे राधा जी, कल तो आप बहुत परेशान थी, आज क्या बात है? सुमित्रा जी, समझदारी की बात ये है कि परिवार में सभी का सम्मान होना चाहिए। सभी परिवारजन खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब तो दिल खुश हो गया, हमारा परिवार फिर से एक हो गया। और माँ जी, हम सभी मिलकर कुकिंग भी सीखेंगे। हाँ बेटा, अब हम सभी मिलकर नए नए काम सीखेंगे। घर में सबकी बराबर भागीदारी होगी। राधा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब हमारा घर वाकई में स्वर्ग लगता है। भगवान करे सब ठीक रहे, इसी तरह हमेशा प्रेम और एकता बनी रहे। अरे राधा जी, आज आपने सबको एक अच्छा सबक सिखाया है। यही तो परिवार का मतलब है। सुमित्रा जी, गलती मेरी थी, लेकिन मेरी बहुओं ने मुझे सही रास्ता दिखाया। सभी परिवारजन एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। घर में फिर से प्रेम और एकता का माहौल है। माँ जी, अब हम सभी मिलकर घर को और भी सुंदर बनाएंगे। हाँ बेटा, अब हम सभी मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाएंगे, जहाँ सभी को सम्मान और प्यार मिलेगा। इस तरह राधा और उसकी बहुओं के बीच का विवाद समाप्त हो जाता है। सभी परिवारजन एक नए नियम पर सहमत हो जाते हैं। घर में सभी को पहनने की आजादी, लेकिन बाहर परंपरा का सम्मान। ये कहानी दिखाती है कि समझदारी और प्रेम से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। आहा, आखिरकार विराट की छुट्टियां हो ही गईं। अब तो मस्त अपने मायके जाऊंगी, खूब सोऊंगी, मजे करूंगी। क्या बात है आरती, बड़ी खुश लग रही हो। क्या मिल गया? साड़ी वाड़ी लाई हो क्या? नहीं हाँ? हैं? क्या साड़ी खरीदने पर ही खुश होती हूँ क्या मैं? और नहीं तो क्या, जब भी तुम कुछ भी खरीद के लाती हो, कभी साड़ी कभी कुछ, तो तुम खुश हो जाती हो। ऐसे खुश होती हो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। हाँ वो बात भी है, लेकिन इस बार खुश होने की वजह तो कुछ और ही है। क्या बात कर रही हो? मतलब तुम्हारी खुशी का कारण कुछ और है? ये कैसे हो गया? अच्छा बता ही दो, आखिर खुश क्यों हो? अरे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। अब मैं चली पूरे 2 महीने के लिए अपने मायके। मायके जाने की खुशी है? वाह भाई वाह,
मतलब पति से पीछा छुड़वाने का बहुत मन कर रहा है तुम्हारा। आप भी ना हमेशा बस मजाक करते रहते हो। खुशी इस बात की है अब सुबह जल्दी उठकर काम नहीं करना पड़ेगा। माँ के घर जाकर खूब सोऊंगी, सारा दिन एसी के नीचे आराम फरमाऊंगी और अपने भाई को कह कर रोज खाने में कभी कुछ तो कभी कुछ मंगवाया करूंगी। अरे बाप रे बाप, तुमने तो सब कुछ सोच रखा है पहले से। चलो सही है, वैसे भी 1 साल से ऊपर हो चुका है गए हुए तुम्हें। चली जाओ, आराम मिल जाएगा। अब तुम घर जा ही रही हो तो एक काम करता हूँ, पूजा दीदी को घर बुला लेता हूँ ताकि माँ का भी मन लग जाए यहाँ पर। सुनो जी, मेरे जाने के बाद ही बुलाना, कहीं पता चले कि दीदी के आने के बाद माँ जी मुझे कहने लगे कि अभी क्या करेगी जाकर। मुझे अब अपने मायके जाने के लिए इंतजार नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। अरे ठीक है, गुस्सा मत करो। एक काम करता हूँ, कल तुमको तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, उसके बाद परसों जाकर दीदी को ले आऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। अब कबीर और आरती की बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या बातें हो रही हैं। अब वैसे ही बात तो सच है कि साल की गर्मियों की छुट्टियों में लड़कियों को अपने मायके जाने की अलग ही खुशी होती है। अब खुशी हो भी क्यों ना हो, माँ के घर जाकर तो लड़कियों को कोई भी काम नहीं करना पड़ता, ना खाना बनाना पड़ता, ना ही कपड़े धोने पड़ते और ना ही अपने बच्चों को संभालना पड़ता। तो बस यही खुशी होती है आरती को भी। कबीर की हाँ के बाद आरती ने सारा सामान रात में ही पैक कर लिया था और कहती है, सुनो जी, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, हम कल सुबह ही घर के लिए निकल जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, मैंने माँ को भी कह दिया है कि आपकी बहू मायके जा रही है। उन्होंने कहा अगर मन है तो चली जाए। तो तुम एक काम करना, तुम चली जाना, माँ से पूछना मत, वरना माँ को तुम जानती हो, उनका अगर मन बदल गया तो जाने नहीं देंगी। चलो अच्छा है आपने ही कह दिया, मैं कहती तो माँ जी जरूर 1-2 ताने तो मार ही देती। अब तो सारी रात आरती को नींद नहीं आती। सुबह जल्दी से उठकर वो घर का सारा काम करती है, नहा धोकर अपने 5 साल के बेटे विराट को भी तैयार करती है और बैठ जाती है गाड़ी में अपने ढेर सारे सामान के साथ। अरे भाई, इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो? मायके ही जा रही हो ना? या फिर सरोजनी जाके ठेला लगाओगी वहाँ पर? अगर ये सब करने का मन है ना तो बता दो, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा ही नहीं फिर। इतना सारा सामान तो होगा ही ना, मेरा भी सामान है, विराट का भी सामान है, कुछ सामान मैंने घर के लिए भी लिया था। चलो अब देर मत करो। हाँ भाई चलो। कबीर के साथ आरती पहुंच जाती है अपने घर पर। घर पहुंचने पर आरती की खुशी अलग ही होती है। आरती की माँ, बहन और भाई आते हैं उनके स्वागत के लिए। आरती अपने पति और बच्चों के साथ घर के ड्राइंग रूम में बैठी होती है। उसके आसपास उसके भाई, बहन और माँ भी बैठ जाते हैं। दीदी आ गई आप? ओ माय गॉड, इतना सारा सामान, जाने का इरादा है या नहीं, या फिर यहीं बच जाओगी हमेशा के लिए? बकवास मत कर, नहीं तो आते ही चाटे खाएगा मुझसे। अरे दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे तुम सब ना मजाक बाद में करना, मुझे ना विराट के साथ खेलना है अभी, हट यहाँ से। माँ तुम कैसी हो? पता है मैंने कितना मिस किया आपको। हर रोज तो फोन पे बात कर लेती है, फिर भी मिस किया? फोन पर बात करके मन नहीं भरता क्या तेरा? माँ तुमने भी आते ही मेरी टांग खिंचाई करनी शुरू कर दी। अच्छा ठीक है, मजाक कर रही थी मैं। ला तेरे लिए चाय बनाऊं, नहीं तो फिर कहेगी तेरी खातिरदारी ही नहीं करती मैं। माँ पूरे 2 महीने के लिए आई हूँ अब तो मैं, अब पूरे 2 महीने खातिरदारी करना मेरी अच्छे से खूब। आरती एक काम करो, अब तुम अपने घर वालों से बातें करो, और मुझे भी देर हो रही है तो मैं चलता हूँ। जीजू अभी तो आए हो, आज रात रुक जाओ, कल जाना। अरे नहीं, मैं रुक जाता, लेकिन अभी कुछ काम है ना तो रुक नहीं सकता। कबीर सभी को बाय बाय करके वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही कबीर जाता है वैसे ही आरती तो मानो जेल से छूट कर आई हो। पति के जाते ही वो फैल जाती है सोफे पर और अपनी माँ से खूब बातें करती है। कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। माँ अपने घर आकर तो मजा ही आ गया, कसम से। सारा दिन पड़े रहो, खाते रहो, सोते रहो। ससुराल में तो बस काम करते करते हालत खराब हो जाती है, गर्मी में वो भी, और यहाँ सारा दिन एसी की ठंडी हवा में मजे करते रहो। जैसी आरती ये बात कहती है वैसे ही भाग जाती है लाइट। अरे अरे रे, ये क्या हो गया? कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी मैंने लगता है। वैसे तो लाइट जाती नहीं, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया है। अरे तुम आई हो ना मेरी प्यारी बहन, इसीलिए लाइट को तो जाना ही था। सुना ही होगा, जब घर में कोई मेहमान आता है तो लाइट अपने आप ही चली जाती है। चल ज्यादा बकवास मत कर और जाकर चाय बना, काफी देर से कुछ खाया नहीं है, पेट भी खाली हो गया है। दीदी अपने हाथों का कुछ अच्छा सा बना के खिला दो मुझे। सुन बे, मैं यहाँ तुझे खिलाने पिलाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ। चल फुट यहाँ से।
लेकिन इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? क्यों परेशान हो रही है? आ जाएगी लाइट भी। 1 घंटा हो गया और 2 घंटे बीत गए। अब तो 2 से 3 घंटे बीत गए, लेकिन लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पसीने में आरती का बुरा हाल हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, गली में अंधेरा, घर में अंधेरा। हे भगवान, मैं क्यों ही आ गई आज यहाँ पर। एक तो गर्मी, ऊपर से ये लाइट। मैं तो आई इसलिए थी कि आराम करूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरा बुरा हाल हो चुका है। मेरे ससुराल में कम से कम इन्वर्टर तो है, यहाँ तो वो भी नहीं है। अरे तो दीदी, किसने कहा था आपको इतना खुश होने को? आपको ना आपकी खुद की नजर लगी है। आप जब से आई हो ना, तब से आप यही कही जा रही हो कि मुझे आराम करना है, मुझे आराम करने दो, मैं आराम करूंगी। देख, पहले ही गर्मी से बुरा हाल हो गया है मेरा। अब मेरा दिमाग का दही मत कर और जा पता करके क्या हुआ है। अरे आरती बेटा, तुम कब आई? कैसी हो? क्या कैसी हूँ आंटी? आई तो इसलिए थी कि अपने घर में आराम करूंगी, लेकिन देखो ना, जब से आई हूँ तब से लाइट ही नहीं है। और मैंने तो सुना है बेटा कि 2 महीने तक लाइट का काम चलेगा। क्या कह रही हो आंटी, सच में? हाँ बेटा, मैं सही कह रही हूँ। मैंने बिजली दफ्तर से पता करवाया था। वो लोग कह रहे थे कि पुराने ट्रांसफार्मर की जगह नया ट्रांसफार्मर लगेगा। वो लोग कह रहे थे कि कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। और लाइट का ना कोई भरोसा नहीं है, कब आए कब जाए। हाय राम, लाइट आ ही गई। हाय, कितना सुकून मिल रहा है देखकर। मेरा तो बेटा भी बिना लाइट के सो गया। माँ, ओ माँ, अब खाने में क्या बनाया है? जल्दी से ला दो। खाना तो अभी बनेगा बेटा, अभी तो अंधेरे में थोड़ी ना कुछ बन पाएगा। और मैं अंधेरे में अपनी आंखें थोड़ी फोड़ूंगी बैठ के। बात तो सही है, मैं भी अब जाकर खाना बनाती हूँ, कहीं पता चले लाइट फिर चली जाए। क्यों आंटी, बहू कहाँ है आपकी जो आप खाना बनाओगी? बेटा, जैसे तुम आई हो ना यहाँ छुट्टियों में मायके में, वैसे ही मेरी बहू भी गई है। तभी तो तुझे भागने की इतनी जल्दी लगी है, नहीं तो एक बार तू यहाँ बैठ जाए तो घंटों से पहले उठने का नाम नहीं लेती। चल मैं चलती हूँ, कल आऊंगी दिन में। कुसुम सभी के लिए खाना बनाती है और सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अभी सब लोग खाना खाकर उठते ही हैं कि लाइट फिर से भाग जाती है। हाय सत्यानाश हो लाइट वालों का। क्या हमारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा फिट किया है क्या? जैसे ही खाना खाकर हटे वैसे ही लाइट फिर से काट दी। हे भगवान, कैसे कटेगी आज की रात? दीदी सब आपके कारण हो रहा है, आप ही के कारण लाइट चली गई। जब आप नहीं थी ना तो लाइट रहती थी, आप जैसी आई हो लाइट चली गई। ज्यादा बकवास करी ना तो तुझे भी भगा दूंगी। आई बात समझ में? शांति से हवा कर। लाइट वालों ने भी हद कर दी है वैसे। बाद में ये काम नहीं हो सकता था। अब पता है गर्मी में छुट्टियां चल रही थी, सभी बच्चे अपने घर पर हैं, मौज मस्ती कर रहे होंगे। जरूरी है ऐसे दिनों में इतनी देर तक लाइट काटना? माँ, मुझसे तो अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक काम करते हैं, छत पर चलते हैं। सही कह रही हो दीदी आप, हम ना छत पे चलते हैं, थोड़ी बहुत हवा खा लेंगे। सभी लोग बारी बारी से छत पर जाते हैं। छत पर आने वाले वो अकेले नहीं थे, बल्कि आस पड़ोस गली मोहल्ले वाले भी अपनी छतों पर थे। सभी का गर्मी में बुरा हाल था। चटाई डालकर आरती तो लेट जाती है और लाइट वालों को कोसते हुए कहती है, सत्यानाश हो लाइट वालों का। ये कौन सा वक्त है लाइट काटने का? काटनी है तो दिन में काटे, इंसान दिन में कुछ काम तो कर पाए। इस वक्त करे तो क्या करे? अरे बस भी कर, अब क्या कोसती रहेगी लाइट को? अरे उनका भी काम है, ये वो करके खुश हैं। पूरी रात ऐसे ही निकल गई लेकिन लाइट नहीं आई। आरती की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। बेचारी पूरी रात भिनभिनाते हुए मच्छरों को मारते रह जाती है। कहाँ एक रात पहले तो उसे ये बात सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि मायके जाकर वो खूब आराम करेगी, और कहाँ अब उसे नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि रात भर गर्मी और मच्छरों ने उसकी नींद हराम कर रखी थी। अब तो बेचारी यही सोच रही थी कि काश वो यहाँ आती ही नहीं। खैर जैसे तैसे करके रात तो कटती है और सुबह 5 बजे लाइट आती है। हाय राम, लाइट आ ही गई। मैं तो चली नीचे एसी वाले कमरे में सोने के लिए अपने बेटे को लेकर। मुझे अब सुबह कोई मत उठाना। अब हमें क्या ये मच्छर मारने का शौक है? हम भी नीचे ही आ रहे हैं, पहले नींद पूरी करेंगे फिर आराम करेंगे। लाइट आ जाने के बाद सभी की सांस में सांस आई। अब सभी को लग रहा था कि बस ये लाइट कभी नहीं जाएगी। सुबह के 12 बजे तक सभी खूब आराम से सोते हैं। किसी को होश नहीं होता कि 12 बज गए हैं, लेकिन होश तो ठिकाने आ जाते हैं जब एक बार फिर से लाइट गुल हो जाती है। कबीर जी, एसी ऑन करो ना, बंद क्यों किया?
अभी मुझे और सोना है। हाय राम, ये लाइट फिर से भाग गई। हाय, मेरी आँख इतनी देर तक कैसे लग गई? मैंने तो पानी भी नहीं भरा। घर में एक बूंद पानी की नहीं है। क्या पिएंगे, कैसे नहाएंगे, घर का सारा काम कैसे होगा? अरे क्या है माँ, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? बड़बड़ाऊं नहीं तो क्या करूं? दिन के 12 बज गए हैं, अभी तक सब सो रहे हैं। सुबह सुबह पानी आता है, एक मटका भी पानी नहीं भरा है आज, और ऊपर से लाइट भी नहीं है। कैसे पानी भरेंगे? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। मैं तो चली आज वापस अपने ससुराल। ये क्या नई मुसीबत है? अब पानी के बिना कैसे रह पाएंगे? अब मैं क्या बताऊं? हमें क्या पता था ये होने वाला है? अरे क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात हो गई? क्यों अपना घर सर पर उठा रखा है तुमने? अरे आंटी, रात भर से लाइट नहीं थी और अब घर में एक बाल्टी पानी तक नहीं है। ये क्या मुसीबत है? मेरा तो आना बर्बाद हो गया ना घर में। अब बेटा, ये तो हर साल का ही हाल है। गर्मी में तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। लेकिन ये तो कहना ही पड़ेगा बेटा, वाकई कल तो हद कर दी इस बिजली वाले ने। अरे अच्छा चलो, पानी की टेंशन क्यों ले रहे हो? वो तो हमारे घर से ले आना। बेटा देखो, पानी की टेंशन मत लो, मेरे अलावा घर में कोई और नहीं है। पानी की टंकी भरी हुई रखी है और वहाँ जाकर तुम लोग नहा लेना और पीने का पानी वहीं से भर लाना। अरे बहन, भला हो तेरा, तूने तो बहुत बड़ी मुसीबत दूर कर दी। अरे कोई बात नहीं, अब मुसीबत में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो कौन ही काम आएंगे। अरे जाओ जाओ बच्चों, नहा धो लो जाकर और पानी ले आना पीने का। कुसुम और रोहित बाल्टी भर भर के पानी लाते हैं, जिससे कि पानी की समस्या खत्म होती है। लेकिन फिर से लाइट के बिना आरती का रहना दूभर हो जाता है। आरती फोन करती है अपने पति कबीर को। सुनो जी, शाम को ही हमें लेते हुए चले जाना। क्या हुआ आरती? तब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? क्योंकि तुम तो कह रही थी 2 महीने के बाद आओगी, अचानक से आने को कह रही हो लेने के लिए। तो कुछ हुआ है क्या? देखो, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता सकती हो, तुम पति हो तुम्हारा। बस क्या बताऊं, कल से यहाँ लाइट नहीं है। रात भर गर्मी और मच्छरों के बीच रह रही हूँ और यहाँ लाइट का हाल ऐसे ही रहने वाला है। तो हमसे तो नहीं हो पाएगा गर्मी में रहना। आप आइए और हमें ले जाइए। अच्छा ठीक है, तुम ना परेशान मत हो, शाम को ऑफिस से आते समय ना तुम्हें लेने आता हूँ। जैसे तैसे करके आरती शाम तक वक्त निकाल लेती है और जो बैग वो 2 महीने के लिए पैक करके लाई थी वो वापस से कबीर की गाड़ी में रखती है और अपनी माँ से विदा लेती है। माँ मैं चलती हूँ, जब तुम्हारे यहाँ लाइट का काम पूरा हो जाए ना तब मुझे बताना, मैं तभी आऊंगी। अब वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तू जा रही है, लेकिन गर्मी में परेशान होने से अच्छा है कि तू वापस चली जा। अब आरती कबीर के साथ गाड़ी में बैठकर वापस से अपने ससुराल आकर चैन की सांस लेती है। यूँ तो कबीर कहीं न कहीं उसका मजाक बनाता है कि वो परसों कितनी एक्साइटेड थी और अब देखो उसका ये हाल। लेकिन आरती ने भी सीख लिया था कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज के लिए एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। आज कविता की मुंह दिखाई है। सारे मोहल्ले की औरतें कविता को देखने दामिनी के घर आती हैं, जहां उन सबकी बहुत खातिरदारी होती है। तभी उनमें से एक औरत विमला मजाक करते हुए बोलती है, अरे आज तो जश्न होगा दामिनी के घर में। हमारे आने की खुशी में देखो, दामिनी ने तो अपने घर को दुल्हन की तरह सजा दिया है। एकदम सही पकड़ी हो विमला, तुम्हारे आने की खबर सुनकर ही तो मैंने घर को दुल्हन की तरह सजाया है, वरना कहाँ करती ये सब। अब तुम मेरी दूर की दोस्त जो ठहरी। बस बस, ज्यादा तारीफ हो गई। अब तो अपनी बहू का मुखड़ा दिखा दे। कब तक अपनी बहू को ऐसे छुपा कर रखेगी? अब तो हमसे सब्र ही नहीं हो रहा। अरे मेरी सहेलियों, सब्र रखो, तभी तो सब्र का फल मीठा मिलेगा। वैसे भी मैं तो चाहती हूँ तुम सब मेरी बहू का चेहरा देखने के लिए और भी ज्यादा बेसब्र हो जाओ, और मेरी बहू को देखते ही तुम सबकी बोलती बंद होने वाली है। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? तुम्हारी बहू कहीं की परी है क्या, जो उसे देखते ही हमारी बोलती बंद हो जाएगी? अब बिना बकवास करे अपनी बहू को बुलवा। रुक, अभी बुलवाती हूँ। सबसे पहले मेरा बेटा आएगा, जमकर उसकी तारीफ करना, उसकी ही तो पसंद है, इसीलिए सबसे पहले उसे बधाई देना। सुंदर बहू लेकर आया है। ऐसे ही सभी लोग मजाक करते हैं। थोड़ी देर बाद दामिनी का बेटा साहिल आता है। तभी विमला और शांति उसे देखकर साथ में बोलती हैं, क्या बात है री? अब आप सबको एक ही रात में क्या हो गया, जो आप लोग मुझे हीरो कह के मेरी टांग खिंचाई कर रही हो? क्या बात है माँ? क्या बात है? कैसी बात है
जो भी बात है ये बात अपनी आंटियों से ही पूछ लो। हाँ आंटी जी, बताइए ऐसा क्या हो गया मेरे साथ जो आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? बेटा अब तू शादीशुदा मर्द हो गया है, अब हमारा छोटा बच्चा नहीं रहा तू। अच्छा, मैंने सुना है लड़की बहुत खूबसूरत है, तो जैसे लड़के से कैसे फंस गई? खूबसूरत है तभी फंस गई, दिमाग वाली होती तो शायद ना फंसती। अब कर भी क्या सकते हैं, बेचारी फंस गई तो फंस गई। वो बेचारी है या तू, इतना बता दे हमको। बस बस, अब बहुत हो गया मजाक। जा बेटा, बहू को लेकर आ जा। सभी लोग बहू को देखना चाहते हैं। चाहते हैं? अरे हम तो बहू को देखने के लिए कब से बेसब्र हो रखे हैं। मैं तो कब से बोल रही हूँ बहू का मुखड़ा दिखा दे, लेकिन कभी कुछ बोलती है तो कभी तुझे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर कविता को लेकर आता हूँ, आप लोग थोड़ी देर इंतजार कीजिए। हाँ, अब हम इतने सालों तक इंतजार कर सकते हैं, तो अब और कुछ पल क्यों नहीं। जा बेटा, जा अपनी बहू को लेकर आ। विमला की बात सुनकर साहिल अपनी बीवी कविता को लेकर आता है और सभी के बीचों बीच बिठा देता है। सभी अब बातें करते हैं कि सबसे पहले बहू की मुंह दिखाई की रस्म कौन करेगा। तभी शांति बोलती है, देखो सहेलियों, हम सब में से मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरा हक सबसे पहले हुआ ना बहू की मुंह दिखाई करने का। अरे बड़े छोटे की बात नहीं है, यहाँ जिसको पहला मौका मिलेगा वही बहू की मुंह दिखाई की रस्म करेगा, बस बात खत्म। अरे अब क्या हम सब प्रतियोगिता करेंगे? वाह भाई वाह, खुद का नहीं आ रहा नंबर तो अब किसी का भी नहीं आएगा। अरे दामिनी, मैं बोल रही हूँ कि बड़ों से छोटे ही बहू की मुंह दिखाई की रस्म करेंगे, बस। ठीक है, जैसा आप बोलो। बस अब खुश? चलो बहू, अब अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग तुम्हारी प्यारी सी शक्ल देखने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। देखिए माँ जी, मैं अपनी मुंह दिखाई नहीं कर सकती। अगर मैंने अपना मुंह दिखा दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रही है बहू, कुछ गड़बड़ है क्या? मैं नजदीक आती हूँ, मुझे बता दे। 1 मिनट, नजदीक कोई भी नहीं जाएगा। एक काम कर बहू, हम सब तेरे मुंह दिखाई का गिफ्ट यहीं रख देते हैं। तू अपना चेहरा सबको एक ही बार में दिखा दे। आप समझ नहीं रही हो, मैं नहीं दिखा सकती आप सबको अपना चेहरा। हम तो एक साथ ही बहू का चेहरा देखेंगे। ऐसा बोलते ही सभी एक साथ बहू का घूंघट उठाकर देखते हैं। तभी विमला बोलती है, पापड़ वाली बहू? मतलब मेरा मतलब है पापड़ खाती हुई बहू। अरे मेरा मतलब पापड़ खा रही है बहू। जी हाँ, इसीलिए तो मैंने मना किया था आप सबको मुंह दिखाने से। अब अच्छा थोड़े लगता है कि पापड़ वाली बहू का मुंह दिखाई हो। पापड़ वाली बहू मतलब पापड़ खाती हुई बहू बोलना चाहती है। ओहो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं तो साफ साफ बोल रही हूँ कि मैं पापड़ वाली बहू हूँ आप सबकी। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ बताओगी? क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। ओफो माँ जी, आप कितनी देर में बात समझती हो। मैं एक पापड़ वाली हूँ जो गरीब घर की हूँ। खुद का पेट पालने के लिए पापड़ बनाकर बेचा करती थी, इसलिए हुई ना आप सबकी पापड़ वाली बहू। पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई हुई है आज दामिनी। साहिल, जहाँ कहीं भी तू है, यहाँ अभी और इसी वक्त आ जा, वरना आज तेरी खैर नहीं। दामिनी गुस्से से आग बबूला होती है और साहिल पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन साहिल के वहाँ ना होने की वजह से कुछ कह नहीं पाती। अब शांति दामिनी को समझाते हुए बोलती है, अरे दामिनी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अब तेरे गुस्सा करने से बहू का पापड़ होने वाली का सच तो नहीं बदल जाएगा ना। लेकिन शांति, अब सारे रिश्तेदार मुझे पापड़ वाली की सास कहेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं एक पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई करवा रही हूँ। ओहो, समझने की कोशिश कर दामिनी, ये बेचारी बच्ची जो सच थी तुझे बता दी। अब इसके जगह कोई और होता तो शायद बताता भी ना। हाँ, तो और भी अच्छा होता ना। अगर मुझे नहीं बताने से मेरी इज्जत बनी रहती तो वही सही रहता। मुझे तो वैसी बहू चाहिए थी जो अपना सच सबके सामने छुपा कर रखे। लेकिन मैं तेरी इस बात से नाराज हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो सही है। कल को तुम दोनों बाहर निकलोगे, बीच बाजार में ओ पापड़ वाली की सास ऐसा बोलेंगे लोग, तो तुझे कैसा लगेगा?
तुझे उनके मुंह से सच जानकर अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ, गलत तो बहुत है, इसीलिए मुझे कविता बहू की बहुत अच्छी लगी ये बात। हमारे लिए तो पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई की रस्म मानी ही जाएगी। शांति और विमला के समझाने पर दामिनी अब पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई की रस्म फिर से करती है और सभी बहुत खुश थे कविता की सच्चाई से। तभी वहाँ साहिल आता है और बोलता है, माँ आपने मुझे बुलाया था क्या? वो माँ, मैं मिठाई लेने के लिए बाजार गया था, इसीलिए आपके बुलाने पे आ नहीं पाया, मुझे माफ कीजिएगा। अब बताइए क्या बात है? अरे कोई बात नहीं बेटा, हम बस ये कहना चाहते हैं कि तूने बड़ी सुंदर और सीधी बहू पाई है। मन खुश हो गया और दिल जीत लिया तूने बेटा। ऐसा क्या कर दिया आपकी बहू ने जो आप इतनी तारीफ किए जा रही हो? अच्छा माँ, एक बहुत जरूरी बात करनी है कविता के बारे में, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कौन सी बात बेटा जो हमको मालूम होनी चाहिए? यही ना कि हमारी बहू पापड़ वाली है। हाँ माँ, बात तो यही है, मैं आपसे यही बोलना चाहता था। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग इतनी जल्दी आसानी से मान कैसे गए। आसानी से तो नहीं मानी और ना ही मानने वाली थी, लेकिन बहू की सच्चाई और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया और साथ ही तेरी आंटियों ने भी मुझे बहुत समझाया। तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं है कविता के पापड़ वाली होने से? और आपको पता है कविता कौन सा पापड़ बेचती है? उसकी खुद की फैक्ट्री है पापड़ की। क्या फैक्ट्री है कविता की? हाँ, क्यों? आपको ये नहीं बताया उसने कि दिल्ली के सबसे बड़े पापड़ फैक्ट्री की मालकिन है वो? अरे वाह, मतलब दामिनी अब तेरे घर में पापड़ की कभी कोई कमी नहीं होगी। तुझे जो पापड़ पसंद है, आखिरकार उसी पापड़ की फैक्ट्री की मालकिन को बहू बनाया है तूने। लेकिन अभी भी कुछ भी हो जाए या फिर मेरी कितनी भी अमीर बहू क्यों ना हो, लेकिन लोग तो हमेशा मुझे ताने ही मारेंगे। ताने? ताने क्यों मारेंगे? पागल हो गई है क्या तू? तुझे क्यों कोई ताना मारेगा? क्यों और क्या बोलकर ताना मारेगा तुझे कोई? यही बोलकर कि पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई करने वाली सास। जैसे ही दामिनी ऐसा बोलती है सभी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।